हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो लॉन्ग टाइम नो सी। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ मेरे टेलीग्राम पे एज़ वेल एज़ जिनके पास मेरे पर्सनल नंबर हैं या कुछ कॉन्टैक्ट है, मुझे डेली मतलब मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ चेक माई कॉपी। एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स ही बोलूँगा क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ यार, सब मेरे से कुछ तो बड़े ही हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं विद काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ मेरे को बोलते हैं सर प्लीज़ चेक माई कॉपी। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपकी एक कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है। बट जो टॉपर होता है ना, वो 100 आंसर्स लिख रहा है, ठीक है। तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो कॉपी चेक करने के लिए। सो यू हैव टू लर्न सेल्फ एवेल्यूएशन, और मैं बता रहा हूँ सेल्फ एवेल्यूएशन बहुत बेस्ट है। सो ये वीडियो आज यही होने वाली है। मैंने जीएस में 410 स्कोर करा था, ठीक है। एंड मैं आपको अपनी रियल कॉपी दिखाने वाला हूँ जो कि मैं मेंस से पहले लिखता था। देखो, ये ना पहली बार होने वाला है क्योंकि हमने इतने सेल्फ एवेल्यूएशन देख लिए हैं, इतने देख लिए हैं, बट हर कोई दूसरे की कॉपी पे कर रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू माई ओन कॉपी, जो कि मैंने 2024 में कब हुआ था, सितंबर में मेंस हुआ था, तो जो मैं शायद जुलाई अगस्त में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अपनी वो भी चेक कॉपी दिखाऊंगा कि मेरे को क्या रिमार्क्स मिले हैं और रिमार्क्स के ऊपर क्या है। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग, ठीक है। बट आप कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कोचिंग के अंदर, अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ, मतलब डिफरेंट इवेल्युएटर्स होंगे पहली बात तो। और ऐसा नहीं है कि यार कोचिंग में ढंग से कॉपी चेक नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही कोचिंग में कॉपी चेक करी है एंड बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स में मैंने खुद कॉपी चेक करी है। बट क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट इवेल्यूएशन रहती है, हमारे ऊपर रिव्यू करने वाले भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग ढंग से चेक नहीं कर रहे। बट इशू ये है कि डिफरेंट इवेल्युएटर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और सबके डिफरेंट स्टाइल है, सबके स्टाइल अलग हैं, ठीक है। हो सकता है कोई आपको बोले कि भाई ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख, कोई हो सकता है आपको बोले कि भाई एग्जाम्पल क्यों नहीं है, कोई हो सकता है आपको बोले कि कंक्लूजन आप मत लिखो, चलेगा। कोई बोले कि नहीं नहीं भाई कंक्लूजन तो लिखना है। डिफरेंट एवेल्युएटर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल, और आपको हर वीक एक नया एवेल्युएटर मिलेगा। तो आपको सेल्फ इवेल्यूशन सीखना पड़ेगा भाई, अपने हाथ जगन्नाथ सीखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। एंड मैं आपको अपनी कॉपी लाइव दिखाऊंगा। हम पहले क्या आज ड्रिल क्या रहने वाली है, मैं अपना खुद क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड फिर उसको मैं क्रिटिसाइज़ करूंगा कि मैं एज ए एग्जामिनर होता तो मैं कैसे नंबर काटता। देखो, मैं खुद यार ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत टाइम से मतलब इस चीज़ में हूँ, तो मैंने भी अपनी आंसर राइटिंग में बहुत ब्लफ करे होंगे, ठीक है। कोई एक पॉइंट होगा, उसको पहले मैंने एक्टिव में लिखा होगा, फिर उसको शायद हो सकता है मैंने पैसिव में लिख दिया हो, ठीक है। तो इस चीज़ के नंबर नहीं मिलते। तो ये सब आज मैं भी देखूंगा। एंड मैं फ्रैंकली आपको बोलता हूँ यार, बहुत सच में बोल रहा हूँ कि ये कॉपी मैंने 2024 में ही देखी होंगी जब चेको कराई होंगी, और अब मैं दोबारा देखने वाला हूँ। मैंने अभी बस 2 कॉपी देखी थी अपनी जो ढंग से चेक हो, मैंने उनको ना एक बार पढ़ा है ना मैंने सोचा कौन सा आंसर हम करने वाले हैं। तो वो बिल्कुल लाइव होगा, रियल होगा, एंड ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं ब्रूटल रहूँ, क्योंकि मेरे को लगता है यार मैं खुद भी बहुत कुछ सीख जाऊँगा कि मैंने ये गलती करी थी। दीज वर माई मिस्टेक्स। अगर ये नहीं करता तो हो सकता है मेरे 410 की जगह भाई 440 आ जाते। लाने वाले तो ला रहे हैं, ठीक है। तो समझदार बंदे होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो कि मैं हूँ, और उनसे समझदार बंदे वो होते हैं जो कि दूसरों की गलती से सीखते हैं, ठीक है। अदर्स मिस्टेक। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे नंबर बढ़ सकते हैं। आई विल रेट माई आंसर अगेन, ठीक है। एंड दिस विल प्रूफ कि भाई आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। अब ये है कॉपी 18 अगस्त 2024। अरे एक मिनट यार, 18 अगस्त मतलब मेंस, तो आप देख सकते हो लाइक बहुत ही रिसेंट कॉपी होगी, ठीक है। एंड ये मेरा दूसरा मेंस था, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने लिख रखा है, दूसरा मेंस था, मैंने अभी यूपीपीसीएस का मेंस नहीं दिया था। तो दिस वाज माय सेकंड मेंस। मेरा फर्स्ट मेंस था जो कि मैंने 2022 में क्लियर करा था, एंड दिस माय सेकंड मेंस जो भी मैंने क्लियर करा। देखते हैं चलो। सो हम क्या करने वाले हैं ना, 2 कॉपीज़ मैंने सेलेक्ट करी हैं। एक तो ये GS3 की है, एक फिर हम GS2 की देख लेंगे, ठीक है। एंड 99 नंबर आए थे विच इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। बट रियलिटी में तो इतने भी नहीं आए यार GS3 में, और कोई नहीं, चलो देखते हैं। हम एक देखेंगे पहले तो, जैसे सबसे कम मार्क्स जैसे इसमें ठीक मिले हैं तो एक बार इस आंसर को पढ़ लेंगे, एक तो फर्स्ट को भी पढ़ लेंगे, एंड फिर जिसमें कम मिले हैं ना 3.5 ये इनको देख लेते हैं, चौथा। एंड एक बड़े वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले में हम देख लेंगे, एक 6.75 वाला भी देख लेंगे, एक हम 5 वाला कोई है 5.5 का देख लेंगे, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं 11, 14, 1, 3, 8। 3 को छोड़ो, इतना टाइम नहीं हो पाएगा क्योंकि एक आंसर कॉपी और दिखानी है। 1, 8, 11, 4। चलो स्टार्ट करते हैं। सो डियर एस्पिरेंट, ये मेरे को नोट था, पढ़ देंगे बाद में पढ़ेंगे। देख रहे हो, गुड एफर्ट की बिडअप। ठीक लिखता हूँ यार मैं, ऐसी बात नहीं है। चलो, हाउ फार डू यू, अब मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है। मैं इसको ना लाइव चेक करूँगा। मैं एक एग्जामिनर हूँ भाई, मेरे को कॉपी चेक करने का पैसा मिल रहा है, मैं यूपीएससी की कॉपी चेक कर रहा हूँ। चलो अब देखते हैं।
मेरे को बच्चे का नाम नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, यूपीएससी में सिर्फ आपका रोल नंबर लिखा होता है, तो आपका नाम, आपका कुछ, आप मेल हो या फीमेल, जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं मालूम, ठीक है। सो बहुत मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट है भाई, कुछ नहीं मालूम उसको। How far do you agree that a robust domestic demand is the most important driver of India's growth? What are other factors that influence growth trajectory of the country? How far do you agree? पहला ये हो गया, मतलब तुम कितना एग्री कर रहे हो कि जो डोमेस्टिक डिमांड है इंडिया का वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का। दूसरा अदर फैक्टर क्या है, तो ये हो गया। अब इंट्रो पढ़ते हैं। इंडिया ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन साइज हैज ऑलवेज विटनेस डोमेस्टिक डोमेस्टिक डिमांड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने इंट्रो में क्वेश्चन को हिट कराया, क्यों आपका क्या कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड जो है, मैं दूसरा ले लेता हूँ यार, कौन सा लूँ, ठीक है। मतलब क्यों आपका जो डोमेस्टिक, अरे यार सॉरी दोस्त, मतलब क्यों आपका जो डोमेस्टिक डिमांड है, ठीक है, क्यों जो आपका जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है। मैंने सीधा इंट्रो को इसमें हिट कर दिया, कितनी सही बात। और दूसरा मैंने बताया कि क्यों है, क्योंकि भाई लार्ज पॉपुलेशन साइज है। आपको मालूम है कि इंडिया में डिमांड फैक्टर इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है भाई। आपके यूएस को मार्केट्स चाहिए, यूरोप, स्विट्जरलैंड कितनी छोटी सी कंट्री है, इसको मार्केट चाहिए भाई कि जहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेच पाए। इंडिया ऐसी कंट्री है कि इंडिया को अगर मार्केट भी नहीं भी मिलता तो हमारी खुद की मार्केट इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ये मैंने हिट कर दिया। इंडिया ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन साइज ऑलवेज विटनेस डोमेस्टिक डिमांड। अरे यार मैं अब समझाऊंगा नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा इंट्रो, ये देखो मैंने कितना बढ़िया वैल्यू एडिशन दे दिया। पूरा जो चार्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला इज डिपेंडेंट अपॉन डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, पब्लिक, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। ये मैंने पूरा बता दिया कि ये हो गया बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन। इसने पूछा था ना व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स, तो मैंने बता दिया कि भाई दीज आर दी अदर फैक्टर। अब मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस फॉर रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड। क्या है सिग्निफिकेंस रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड की? पहला, सबड्यू एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, डोमेस्टिक डिमांड इंपॉर्टेंट प्लेयर। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है चाइना जैसे, तो डोमेस्टिक प्लेयर जरूरी है। देखो मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि इंडिया का डोमेस्टिक शेयर बस 1.8 है, ठीक है, एंड अभी हमारा एक्सपोर्ट इतना है 430, 340। सो दिस इज वेरी गुड यूज ऑफ डेटा, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है, माई वैल्यूएशन हेयर इज कि ये वाले डेटा की ना ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो बता रहे कि हमारा इतना एक्सपोर्ट, अगर मैं सिर्फ इतना देता ना, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, तो बस इसमें मेरे को इतना देना चाहिए था कि 1.8 शेयर हमारा टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में। और अगर इसमें कुछ हो सकता था तो इसमें मैं लिख सकता था, ये मेरे को लग रहा है, जो कि अब मैं करता, वर्सेस चाइना का शेयर बताया। चाइना का शेयर मेरे को मालूम नहीं है कितना होगा, तो मान लो अगर एवरेज मान लो अगर 30 तो नहीं होगा, 20 भी मान लो, 20-25 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इतना बढ़िया हो जाता है ये डेटा कि इंडिया का 1.8 वर्सेस चाइना का 25, ठीक है। ये मैं किसी और पॉइंट में लिख सकता था। आपको ना अपने पॉइंट्स भी संभाल के रखने हैं, सारे एग्जाम्पल्स एक में नहीं दे देने, तो ये मेरी गलती थी। दूसरा पॉइंट, लार्ज डिमांड इंटेंसिफाइड द सप्लाई टू प्रोड्यूस मोर, वो प्रमोटिंग मॉडरेट लेवल इन्फ्लेशन। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपकी लार्ज डिमांड रहती है ना कंट्री के अंदर, वो सप्लायर को, एक हमारे देश में मॉडरेट इन्फ्लेशन करती है, जो कि सप्लायर को इंसेंटिवाइज करती है कि वो प्रोडक्ट करे। मतलब क्या, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, देखो यार आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड रहेगी तो ही आपका कोई बंदा कोई चीज़ बनाएगा ना। डिमांड नहीं रहेगी तो सप्लाई रोक देगा, काम करना छोड़ देगा। तो बेसिकली ये था इस पॉइंट का मतलब, और ये मेरे को लगता है जेन्युइन पॉइंट था, ठीक है। तीसरा, डिमांड स्पेशली बाय हाउस होल्ड सेक्टर वाज द ओनली स्ट्रॉन्ग पिलर ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है, बहुत बढ़िया। कि जब कोविड चल रहा था, जब वर्ल्ड ट्रेड बिल्कुल रुक गया था भाई, अगर इंडिया के हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड नहीं होती तो कितनी दिक्कत हो जाती, बहुत जेन्युइन पॉइंट। अदर्स फैक्टर इन इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, एक चीज़ जो मेरे को इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को खुद समझ नहीं आया कि नई हेडिंग स्टार्ट हो गई, तो मेरे को ना ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे इसको बना दूँ बस, ताकि मेरे को पता लग जाए अलग हेडिंग है, और यहाँ पे मेरे को अलग बना देना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ रोबस्टिक डोमेस्टिक डिमांड इन इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। ये हो गया अदर फैक्टर ऑफ इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। अब मैं बता रहा हूँ अदर फैक्टर क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्रूशियल टू रिवाइव डिमांड सप्लाई, ट्रेड सरप्लस, इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड जो हमारा वो बढ़ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंडिया के अंदर हाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने बता दिया। एंड लास्ट में मतलब मैंने अदर फैक्टर्स भी बता दिए जो कि इंडियाज की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में मदद कर रहे हैं। अब मैं लास्ट में क्या इवैल्यूएशन कंक्लूजन मेरा क्या है, टू अचीव द टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होलिस्टिक मिक्स ऑफ ऑल फैक्टर्स इज नेसेसरी प्री रिक्विजिट। मैं मतलब कंक्लूजन, मेरे को लगता है मेरे आंसर में ना सबसे अच्छी कंक्लूजन ही लगी। मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ अपने आंसर से, बट कंक्लूजन मेरे को अच्छी लगी कि मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें 5 ट्रिलियन बनाना है ना टारगेट, तो तुमको सब कुछ मिक्स लेके चलना पड़ेगा, तुम सिर्फ डोमेस्टिक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। अब इसका अगर मैं आपको क्रिटिकल फीडबैक देता हूँ तो इंट्रो अच्छा था, ये ठीक था, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि अगर ये मैं इतना सा लिख देता और ये जो अलग फैक्टर्स थे अगर मैं इसको यहाँ बता देता सेकंड में, तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा होता। नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे को जेन्युइनली कम लग रहे हैं, मैं होता इस बारी थोड़े नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा लिखता, ठीक है, चाहे मेरे को अपने पॉइंट्स को थोड़ा छोटा करना पड़ता, बट मैं ज़्यादा लिखता। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड इन इंडियाज इकोनॉमी, मेरे को लग रहा है बहुत पॉइंट्स मैं और लिख सकता था जो कि मैं लिख नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल मतलब पहली बात तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट 4 तो डालने ही थे मेरे को, तो मैंने क्या पॉइंट डाला कि भाई मैं भूल गया यार, 1 मिनट। पहला मेरा पॉइंट था सब मतलब हाँ, डोमेस्टिक डिमांड जो है इंडिया की क्यों इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक डिमांड की सिग्निफिकेंस।
मेरे को ना इसमें 4 पॉइंट तो डालने थे। पहला पॉइंट तो मैंने डाला कि इंडिया का एक्सपोर्ट अभी कम है, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट था, वर्सेस चाइना अगर हम देखें तो कम है। दूसरा मैंने ये वाला पॉइंट डाला कि कोविड के अंदर कोविड-19 होता है जब वर्ल्ड ट्रेड रुक जाता है आपका, ठीक है, जब वर्ल्ड ट्रेड आपका रुक जाता है तो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड बहुत उसको हेल्प करती है, ठीक है। तीसरा मैंने ये डाला कि भाई डोमेस्टिक डिमांड की वजह से इंडिया में हमेशा एक इन्फ्लेशन रहता है, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन अच्छा होता है। अगर कोई चीज़ हल्की बहुत थोड़ी महंगी रहती है ना, तो जो उसको बना रहे होते हैं उनके मन में प्रॉफिट या लालच रहता है कि हम और बनाएं, ठीक है। चौथा पॉइंट भी इसमें मेरे को डालना चाहिए था, एक नंबर ऑफ पॉइंट्स ही कम थे इस आंसर में, तो सिंपल चौथा पॉइंट और क्या डाल सकता है, डोमेस्टिक डिमांड सिग्निफिकेंस, एक्सपोर्ट कम है, कोविड-19 है, डोमेस्टिक डिमांड है, तो चलो इसका और पॉइंट्स बन सकता है कि क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो। मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल इसमें आप जेन्युइन पॉइंट्स आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एफडीआई आती है इंडिया के अंदर, उनको मालूम अगर इंडिया में डिमांड है, एफडीआई आती है तो उससे फॉरेक्स भी आ जाता है। अब ऐसे ही खोलेंगे, ठीक है। और क्या पॉइंट्स हो सकता है डोमेस्टिक डिमांड की, और क्या सिग्निफिकेंस है। डोमेस्टिक डिमांड की सिग्निफिकेंस है कि स्मॉल, जो आपकी स्मॉल एमएसएमईज हैं उनका एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो उनका मार्केट क्या है, उनका मार्केट इंडिया ही है, डोमेस्टिक मार्केट है, तो स्मॉल एमएसएमई को रन रखता है। और स्मॉल एमएसएमई आपको मालूम है हमारा 44% पता नहीं कितना मैन्युफैक्चरिंग का मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट करती है। तो ये सब पॉइंट्स हम लिख सकते थे, और पॉइंट्स बन सकते थे। मेरे को तो ये लग रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कम थे। एंड अदर फैक्टर इन इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, और एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, ट्रेड मैंने बता दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली देखो ये प्रीलिम्स की नॉलेज काम आ गई, मेरे को मालूम था फॉर्मूला, तो मैंने इसकी सिग्निफिकेंस बताई, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस हमको बतानी थी, तो मैंने इसकी तो सिग्निफिकेंस बताई। अब बाकी जो इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। एंड मेरे को तो लग रहा है 4.5 नंबर मतलब ठीक ही है, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को तो ज़्यादा आंसर अपना पसंद नहीं आया। बट अच्छी बात यह है कि इंट्रो मेरा मैच है, देखो कंक्लूजन बहुत अच्छा है, लास्ट में ना उसको कंक्लूजन पढ़ के नंबर देने हैं, तो कंक्लूजन का ध्यान रखना भाई। कंक्लूजन हमेशा आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए, कंक्लूजन जो आपकी रहेगी, कंक्लूजन आपकी याद रखना, कंक्लूजन आपकी वे फॉरवर्ड टाइप होनी चाहिए, मतलब फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होगी। कंक्लूजन आपकी फ्यूचरिस्टिक हो, कंक्लूजन आपकी विजनरी हो, ठीक है, जिसमें आप कुछ बात करो। अब इसमें मैंने विजन की बात करी, मैंने किसकी बात करी, मैंने बोला 5 ट्रिलियन होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने बात करी। एंड कंक्लूजन में मैं बता रहा हूँ, जैसे इस आंसर में मैंने वे फॉरवर्ड नहीं दिया था, ठीक है। लोग कहते हैं टॉपर्स की वे फॉरवर्ड देना चाहिए, बट कभी कभी जगह नहीं बचती है, ठीक है, वे फॉरवर्ड नहीं दिया था, तो आप कंक्लूजन में ना वे फॉरवर्ड भी बना सकते हो। अगर मान लो आपको कुछ ऐसे ग्रैंड लाइन याद नहीं आ रही, विकसित भारत, 5 ट्रिलियन, सबका साथ सबका विकास, तो वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन में लिख दो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या बनती है, जो डोमेस्टिक डिमांड वाला था, ठीक है, गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली, ठीक है, नीड टू फोकस अपॉन, अब देखो ये मैं पॉइंट्स में बनाने वाला था, बट इसको मैं अब ऐसे कर दूंगा पैराग्राफ में, नीड टू फोकस अपॉन, ये ए वाली थी, ए मत लिखना वहाँ पे, नीड टू फोकस अपॉन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। इसके अंदर क्या होगा, न्यू मार्केट्स करो या एफटीए साइन करो, ठीक है। प्लस दूसरा क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बस ये एक तीसरा, ये 2 हमने लिख दिया, क्या क्या करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, टू मेक अवर इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल। ये मैंने बता दिया, मतलब मैंने जो अपने सजेशन थे, जो मेरे वे फॉरवर्ड के थे, मैंने उसको पिरो दिया एज अ कंक्लूजन में। तो ये आप कंक्लूजन में कर सकते हो, एंड कंक्लूजन के नंबर मिलते हैं। मेरे को तो लगता है इसमें कंक्लूजन के नंबर ही दिए होंगे सर ने मेरे को। अब एक बार इनके रिव्यूज़ भी पढ़ लेते हैं भाई। नाइस इंट्रो, की डायमेंशन मेंशन, बिल्कुल। ये देखो, ये ना GS3 की कॉपी है। GS3 में नंबर क्यों नहीं मिलता बच्चों को, क्योंकि भाई तुम उसको जेनरिक बना देते हो। GS3 की जो आपकी कॉपी है, वो आपका एक, आपकी जो GS3 की कॉपी है, आफ्टर ऑल वो एक एग्जामिनर चेक कर रहा है जो कि इकोनॉमिक्स में महारत है उसको, ठीक है, जो कि मतलब स्टैट्स वगैरह पढ़ के बैठा है, तो उसको आप जनरल कंटेंट GS वाला दोगे, मज़ा नहीं आएगा। तो यू हैव टू गिव हिम सम मसाला ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो मसाला क्या था, कीवर्ड्स, जैसे गिनी कोफिशिएंट यूज़ कर दो। अब जैसे मैंने फार्मूला दे दिया, तो ये सब मसाले हैं, ये आपको सब यूज़ करने पड़ेंगे GS3 में, ठीक है। एंड गुड पॉइंट्स कनेक्टेड, ठीक है, बढ़िया था। चलो अब हम देखते हैं सेकंड वाला कौन सा देखना था, और हमको और देखना था 8वां। चलो 8वां देखते हैं। एक बारी मैं और भी दिखाना चाह रहा हूँ कुछ और। देखो कभी कभी क्या होता है ना, वे फॉर, ये देखो इसे को कहते हैं फ्लो डायग्राम का यूज़। ये मेरे को दिखाना नहीं था, बट मैं दिखा रहा हूँ। फ्लो डायग्राम का अगर किसी बच्चों को यूज़ करना, देखो उस कॉपी से बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा वाला मेरे को खुद ही अच्छा लग रहा है। एंड फ्लो डायग्राम से क्या होता है, नंबर ऑफ आपके वर्ड्स कम हो जाते हैं, आपके पॉइंट्स छोटे हो जाते हैं, और कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने पूरे फ्लो डायग्राम में बना दिया यार। चलो देखो, DPI इज अ क्रिटिकल इनेबलर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बोथ बिजनेस
एंड सिटीजन। जो डीपीआई है क्रिटिकल इनेबलर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला सिटीजन्स के लिए। हाउ इट कम्स विद ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, मतलब पहले तो मेरे को बताना है कि भाई वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे इनेबलर है, ठीक है, पहली हेडिंग। दूसरी मेरी हेडिंग है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं। अब अगर मैंने हेडिंग नहीं बनाई होगी ना तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। डीपीआई रोल इन बिजनेस, देखो मैंने कितना बढ़िया करा। क्रिटिकल इनेबलर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बोथ बिजनेस, ए की फर्स्ट, फॉर सिटीजन्स ए का सेकेंड। तो मैंने वही कर दिया, देखो डीपीआई रोल इन बिजनेस एंड डीपीआई रोल फॉर सिटीजन, चैलेंजेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो मेरी तीनों हेडिंग एड्रेस हो गई। बट एक चीज़ जो मेरे को लग रहा है थोड़ा मेरे को और करना चाहिए था, मेरे को यहाँ पे ना इधर एक बना देना चाहिए था, इधर डीपीआई एज क्रिटिकल इनेबलर, डीपीआई एज क्रिटिकल इनेबलर या डीपीआई रोल्स इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इतना मेरे को करना था। और फिर मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था ए बिजनेस, क्योंकि मेरे को लग रहा है हेडिंग थोड़ा मिस हो गया। और हेडिंग के नंबर रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जामिनर का पीओवी क्या है मेरे भाई, एग्जामिनर का पीओवी ये है कि उसको ना जितना उसका इजी काम हो जाएगा, उसको जितने इजी तरीके से गुड पॉइंट्स दिख जाएंगे वो नंबर दे देगा, ठीक है। एंड गुड पॉइंट्स हो सकता हो शायद पूरे पॉइंट्स पढ़ता भी ना हो, लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ता यार, ऑफ कोर्स लाइक वी आर ह्यूमन, तो हमको जल्दी काम करना होता है। तो हेडिंग ना आपकी बहुत ज़रूरी है, वो आपकी हेडिंग देखता है कि इसने हेडिंग बंदे ने मैच करी या नहीं करी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख देता ना, डीपीआई रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अगर मैं डीपीआई रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये मेरा ऐसा होता और यहाँ मैं लिख देता था फॉर बिजनेसेस, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता फॉर सिटीजन्स, तो ज़्यादा बेटर हो जाता, ठीक है। तो एक तो ये है करना था, यहाँ पे एक बनानी थी हेडिंग। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। डीपीआई रिफर्स टू ओपन सोर्स डिजिटल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाइक यूपीआई डिजिटल लॉकर व्हिच कैन प्ले अ रोल इन सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। बहुत बढ़िया, मैंने इंट्रो दे दिया, मैंने बता दिया डीपीआई क्या है, ठीक है। सिंपल बता दो भाई डीपीआई क्या होता है। अगर मान लो आपको कुछ अच्छा इंट्रो याद नहीं आ रहा तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो डीपीआई मैंने बता दिया कि डीपीआई है क्या, एंड मैंने थोड़ा डीपीआई को भी बता दिया क्या क्या होते हैं, यूपीआई ये सब, जो कि मेरे को लग रहा है ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर। पता है जब मैं लिख रहा था ना तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यार, फ्लो डायग्राम का नंबर मिलेगा, यार डायग्राम का नंबर देगा मेरे को +1 नंबर, जैसे कि यार आपके हर कोचिंग वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायग्राम बनाना, ठीक है। बट आप ये बताओ, बेवकूफ़ थोड़ी एग्जामिनर यार मेरे को इसका नंबर देगा, क्यों देगा यार? जब मैंने यहाँ पे बता दिया, यूपीआई मैंने बता दिया, ठीक है, डिजी लॉकर मैंने बता दिया, मैं 2 और दे देता इधर आधार इंटरफेस, तो मेरे को अपना स्पेस क्यों वेस्ट करना है? एग्जामिनर को लगेगा नहीं कि मतलब जान पूछ के शाणापंती, मतलब एज अ एग्जामिनर अगर मैं सोच रहा हूँ ना तो मेरे को ये ना डायग्राम नेसेसरी नहीं लग रहा। सारी बात होती है नेसेसरी की, नेसेसरी नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं तो इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। एंड आई थिंक आपको भी अवॉइड करना चाहिए। देखो कोई काम ना नेसेसरी हो तो करना है, अननेसेसरी आपको अगर लाइक ओवर कर रहे हो ना तो मेरे को लगता है वो अच्छा इंपैक्ट नहीं करता, ठीक है। अब डीपीआई रोल इन बिजनेस फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत बढ़िया पॉइंट। इसके आगे नंबर 1 मेरे को लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को बताने कि मैंने कितने पॉइंट्स डाले हैं। एग्जाम्पल ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, बहुत सही पॉइंट है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू डिजाइन बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही। जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, अब हमको बिजनेस स्ट्रैटेजी आराम से हम लगा सकते हैं। प्रमोटिंग कंज्यूमर बिजनेस इंटरफेस, ग्रीवेंस एड्रेसल, ये भी बिल्कुल है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो अमेजॉन है भाई, या आपकी कोई भी कंपनी है, या आपका कुछ भी, आप मान लो ट्विटर ही मान लो यार, अगर आपको मान लो किसी आपके जोमेटो से दिक्कत होती है, ठीक है, तो ट्विटर तो डीपीआई नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ और ऑल्टरनेटिव होगा जिस पे आप बात कर सकते हो, अपनी बात ग्रीवेंस रिड्रेसल वहाँ दे सकते हो, तो उसको बिल्कुल लिखो। अगर आपको चीज़ का नाम याद नहीं आ रहा तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है। एंड जैसे सीपी ग्राम्स होता है वो बट गवर्नमेंट के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, तो इसमें बिजनेस नहीं आएगा। बट इसमें क्या कर सकता है, बिजनेस अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सकता है सीपी ग्राम्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई की पेमेंट डिले हो रही है, तो एमएसएमई ये यूज़ कर सकता है डीपीआई टू अपनी पेमेंट को जल्दी करने के लिए। इसके एक एग्जांपल हो सकता है ट्रेड्स, ठीक है, तो इसको मैं बना दूंगा चौथा पॉइंट। वही एक पॉइंट और बन सकता था, और मेरे को लग रहा है एग्जांपल ये ग्रीवेंस रिड्रेसल इज नॉट अप टू द मार्क, कुछ और अच्छा हो सकता था। एंड ऑनलाइन टैक्स फिलिंग लिख रहा हूँ तो मेरे को इधर जीएसटी लिख देना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है जैसे मेरे एग्जांपल्स ना थोड़े जेनरिक हो गए, वो पॉइंट्स ही हो गए अगर देखो तो। जैसे फैसिलिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर मैं यहाँ लिख दूँ फैसिलिटेट ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, तो ये तो एक पॉइंट ही बन गया, तो एग्जांपल नहीं है, तो यहाँ मेरे को थोड़ा खराब लगा। ट्रेड्स इज अ गुड एग्जांपल, सीपी ग्राम्स इज अ गुड एग्जांपल। सिटीजन एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, डीबीटी आधार बेस्ड पेमेंट नेटवर्क, बिल्कुल सही पॉइंट है। प्रमोटिंग बेटर ह्यूमन कैपिटल आउटकम्स, बिल्कुल यार, मतलब बेटर ह्यूमन कैपिटल आउट, जैसे पीएम दीक्षा है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, उस पर आप ट्रैक कर सकते हो, तो ये अच्छा पॉइंट था। ग्रीवेंस रिड्रेसल, प्रगति पोर्टल, सीपी ग्राम्स जो मैंने इधर लिखा। ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन, होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे पीएम डाक योजना झारखंड में चलती है, ये अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही आया, राइट टू सर्विस एक्ट ये है, या पंजाब के अंदर है आपका राइट टू सर्विस एक्ट, उसके अंदर आपके घर पे राशन आ जाता है।
और ये झारखंड की एक योजना है, पीएम डाक योजना, इसमें भी आपके घर पे राशन आता है। तो ये डीपीए की वजह से देखो ईज़ ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स हो गई। तो मेरे को इसमें मेरे एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे लगे कंपेयर टू ऊपर। एंड एग्जामिनर तो ये भी ज़्यादा ढंग से पढ़ता, तो एग्जामिनर समझ गया होगा इसको एग्जाम्पल्स नहीं आते। ठीक है, चैलेंजेस इन्वॉल्व, डीपीआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, 30% 5% रेट इन इंडिया, बिल्कुल मतलब मैंने बताया डिजिटल। और लेकिन मेरे को यहाँ बताना चाहिए था पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है यार, मैं ना कभी कभी बोलते हो ना थोड़ा मतलब मेरे वर्ड्स ना मिक्स हो जाते हैं, और थोड़ी मेरी ऐसे बचपन से ही थोड़ी प्रॉब्लम है बोलने में, ज़्यादा मैं बोलता हूँ ना तो क्लियर वॉइस नहीं निकलती, तो प्लीज़ मेरे को उसके लिए माफ़ी देना अगर कुछ वर्ड समझ नहीं आता, बट मैं उसको दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है, पानी नहीं पीता हूँ ना तो मेरे थोड़े वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं यार। ठीक है, एंड मेरे को बहुत एम्बेरस फील होता है, बट ठीक है, सही नहीं कर सकते तो क्या करें। ठीक है, तो इधर मेरे को लिखना चाहिए था पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लिख रहा हूँ, फिर मेरे को सही रहता 30% फाइब्रेशन रेट। ठीक है, फाइबराइजेशन रेट। सेकंड, डिजिटल लिटरेसी, ओनली 33% ऑफ पॉपुलेशन है डिजिटली लिटरेट। ये नहीं चलेगा यार, ये मेरे को खुद अजीब लग रहा है। ठीक है, तो इसमें भी मेरे को लिखना चाहिए था पुअर डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी इज नॉट इटसेल्फ अ चैलेंज ना, पुअर डिजिटल लिटरेसी इज अ चैलेंज। फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, नॉट एन टू लाइक साइबर अटैक्स ऑन इंडिया डेली, राइजिंग फ्रॉड्स एंड साइबर बुलिंग। ये भी पॉइंट अच्छा है कि भाई साइबर फ्रॉड्स इतने हो रहे हैं, तुम कैसे डीपीआई करोगे। हम डिजिटल इंडिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे फ़ोन हैक हो जाएंगे, जब यूपीआई पे स्कैम होगा, तो कौन डिजिटल इंडिया पे हम कैसे भरोसा कर पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको सबसे पहले फ्रॉड्स और साइबर बुलिंग को रोकना पड़ेगा, जिस पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है। बट आपको तो मालूम ही है भाई डिजिटलाइजेशन कैसी चीज़ है, उसमें योर हैकर इज़ ऑलवेज अ वन स्टेप अहेड, हमको हमेशा पकड़ना होता है उसे। ठीक है, बहुत एक अच्छी बात बोली थी, मतलब क्या कहते हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ना, तो मैं बहुत बच्चा था, तो मैंने अपने फादर से पूछा था, पापा यार हमारी गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, टेररिस्ट अटैक इतने होते रहते हैं, पुलिस करती क्यों नहीं है। तो पापा ने बोला था बेटा टेररिस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए ना मतलब क्या था मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मतलब पुलिस को, अरे यार, पुलिस को या जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सक्सेसफुल होने के लिए ना हर बार सही होना पड़ेगा, 100 बार उसको रोकना पड़ेगा, 100% सक्सेस रेट होना पड़ेगा। लेकिन जो आपका टेररिस्ट है ना, वो बस 0.1 बार भी सक्सेसफुल हो गया ना तो वो सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि उसने तो एक धमाका कर दिया। बट हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट को हर बार रोकना पड़ता है उसे। तो भाई कितना टफ काम है। ठीक है, कितना ज़्यादा लक है इसमें कि आपको 100% हमेशा अपना देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, एंड टेररिस्ट को सिर्फ 0.1% लकी होना पड़ेगा। सो अरे कहाँ चला गया मैं यार। ठीक है, तो भाई फ्रॉड, साइबर स्टार, ठीक है, इतना हो गया, 1 2 3 पॉइंट। एंड चैलेंज इन्वॉल्व ऑफ कंक्लूजन देखो, इंप्रूविंग द स्कोप ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन टू डील विद द इमर्जिंग चैलेंजेस विद हेल्प इन अचीविंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि स्कोप ऑफ डिजिटल इंडिया का बढ़ाओ विद जो हमारे चैलेंजेस हैं हम उनके साथ ढंग से डील कर पाएँ, ताकि हम अपना ट्रू पोटेंशियल जो कि हमारी डीपीआई का है उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये मेरे को ठीक लगा, इसमें मैंने सारी डिमांड एड्रेस करी। डिमांड एड्रेसल मेन कि मैंने बिजनेस के बारे में बताया, मैंने सिटीजन्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने चैलेंजेस बता दिए। तो ये मेरी डिमांड, मेरे को बहुत क्वेश्चन सेट हुआ मेरा, एंड मेरा इंट्रोडक्शन भी मेरा सही था, मेरा कंक्लूजन भी मेरा सही था, और वैल्यू एडिशन भी मैंने इसमें कर रखा था काफ़ी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको अपने आंसर देखने हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, देखो 3-4 चीज़ें आप याद रख लो। पहली बात तो सबसे पहले सब भूल जाओ, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। सबसे पहले आपको होना चाहिए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मैच हो रहा है। सबसे पहले आपको जब इवैल्यूएशन कर रहे हो ना, तो ये देखना कि मेरा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मैच हुआ है। जब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मैच हो जाए तो उसके बाद आती है दूसरी चीज़ें। पहला, क्या आपका इंट्रो रेलिवेंट था। ठीक है, क्या आपका इंट्रो रेलिवेंट था, क्या वो क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा था। मतलब हो सकता है आपने बॉडी में डिमांड एड्रेस करी हो, बट आपका इंट्रो इधर उधर हो गया, तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ठीक है, क्या आपके इंट्रो में कुछ वैल्यू एडिशन था। अब हमको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। वैल्यू एडिशन मतलब जैसे मैंने इसे डीपीआई वाले क्वेश्चन में यूपीआई का एग्जाम्पल दिया था, आधार का एग्जाम्पल दिया था। सो दिस इज वैल्यू एडिशन। दूसरा, क्या आपकी हेडिंग राइट है, ठीक है, प्रॉपर है, तो आपको हेडिंग पे काम करना है अपनी। और हेडिंग के लिए सबसे बढ़िया भाई क्वेश्चन से ही उठा लो, क्वेश्चन की ही वर्डिंग उठा लो। ठीक है, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा, आपकी हेडिंग ये हो गई। अब आपने जैसे आपने क्या कहते हैं एडिक्वेट नंबर ऑफ हेडिंग बनाई है। एडिक्वेट नंबर ऑफ हेडिंग मतलब जैसे जो मेरा वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने 3 हेडिंग बनाई। 3 क्या मतलब 2, जैसे कि डीपीआई का रूल, ठीक है, इसके अंदर मैंने बता दिया बिजनेस, इसके अंदर मैंने बता दिया सिटीजन। दूसरा मेरा चैलेंजेस। ठीक है, क्या आपने ऐसी हेडिंग बनाई है, आपने चैलेंजेस लिखे जिसमें आप प्रॉपर एड्रेस कर रहे हो क्वेश्चन की डिमांड, क्योंकि उसने चैलेंज पूछा था। तो ये आपकी हो गई दूसरी चीज़। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब जो आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपने लिख रखे हैं, क्या आपके पॉइंट्स रेलिवेंट हैं। जैसे आपने मेरे पॉइंट्स देखे, मेरे पॉइंट रेलिवेंट थे। ठीक है, क्या आपके पॉइंट रेलिवेंट है, क्या आपने एक्टिव का पैसिव तो नहीं कर दिया, क्या आपने सेम पॉइंट्स दोबारा तो नहीं लिख दिए। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरा, क्या आप एग्जाम्पल दे रहे हो, क्या आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने देखो सब में वैल्यू एडिशन करा, मैंने CP ग्राम्स लिखा, मैंने ट्रेड्स की बात करी, तो ये सब आपको करना है।
लास्ट वाला जब आप पॉइंट्स वगैरह भी अपने चेक कर लोगे, क्या आपने कोई कंक्लूजन ढंग से दी है। कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वे फॉरवर्ड ये सब होना चाहिए। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, ये सब आपको देखना है, इसको लिख लो कि आपका ये सब मैच हो रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है। कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने देखी है टॉपर्स की कॉपी, कुछ मतलब नहीं है कि तुम 10 पॉइंट्स लिख कर आ गए हो। आजकल ये नई चीज़ चल रही है कि हमको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। कुछ मतलब नहीं है कि तुम ज़्यादा पॉइंट्स लिख रहे हो, कुछ मतलब नहीं है कि तुम एग्जाम्पल लिख रहे हो। अगर तुम्हारा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैच, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझो। इसके लिए क्या करोगे तुम, इसके लिए PYQ एनालाइज करो। मेरी वीडियोस देखो, मैंने डाली हैं 2 वीडियोस अभी डाली है और मेरे को डालनी है, उसमें मैं PYQs का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस, आपको बहुत हेल्प होगी, जेनवनली हेल्प होगी, ठीक है। एंड आई वांट यू कि जो मैंने फेस करा ना यार, कि मेरे को मतलब मेंटोर्स के पीछे जाना पड़ रहा है एंड बार बार मतलब क्लास हमारी 5:30 बजे मान लो ख़त्म हो गई, मेरे को 6 सवा 6 बजे तक रुकना पड़ रहा है कि एक मैं अपना आंसर दिखा दूँ फैकल्टी को, और फैकल्टी बस देख के चले करके चली आती थी। तो मैं चाहता हूँ यार ये मेरे और दोस्तों के साथ ना हो। मैं चाहता हूँ यार कि जो मेरे दोस्त विलेजेस में हैं, ठीक है, जिनके पास नहीं है पैसा, टेस्ट सीरीज़ भाई 30 35 हज़ार की आ रही हैं, मेंस के प्रोग्राम इतने महंगे हो गए हैं, ठीक है। पहले तो फ्री में मिलते थे कई जगह, सब कुछ इतना महंगा हो गया है, सब कुछ कमर्शलाइज हो गया है। तो मैं नहीं चाहता जो भाई बंदा विलेज में बैठा है, जिस बंदे के पास नहीं है पैसों का जुगाड़ इतना, तो वो टेस्ट सीरीज़ ले ही ना पाए, ठीक है। तो दैट्स वाई आई वांट टू एम्पावर यू कि तुम्हें सेल्फ एवेल्यूएशन तो आ ही जाए, दूसरा तुम्हें PYQ समझ के आंसर राइटिंग भी आ जाए, तुम सेल्फ एम्पावर्ड हो जाओगे। दिस इज़ रियल एम्पावरमेंट जो कि मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो वापस आंसर पे चलते हैं। तो इसमें 4.75, ठीक है, अच्छे नंबर दे दिए। देखो डायग्राम ऐसे बना सकते हो आप। हाँ, डायग्राम में मेरी एक गलती है, फिगर लिखा करो फिगर 1 और लिख दिया करो कुछ भी, जैसे इंडियाज़ क्रॉपिंग पैटर्न, ये लिखना चाहिए क्योंकि अब दूसरे बंदे कर रहे हैं एंड आफ्टर ऑल दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये लिखो। एंड हरियाणा पंजाब रीजन मैंने बता दिया, महाराष्ट्र रीजन मैंने बता दिया। क्या चलो ये वाला क्वेश्चन है, देखना है तो ये भी देख सकते हैं, देख लेते हैं यार। द स्क्यूड एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप हैज डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। चलो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। विच हैज़ लेड टू ग्रेव सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। बताओ, ये कह रहे जो स्क्यूड एम्फेसिस है ना सर्टेन क्रॉप्स पे, मतलब जिसमें हम सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ओनली सर्टेन क्रॉप्स आर प्रमोटिंग, मतलब हम क्रॉप्स में भी बायसनेस कर रहे हैं कि भाई ये क्रॉप अच्छी है हम इसको लगाएंगे, ठीक है। जिसमें हम कुछ क्रॉप्स को लगा रहे हैं तो उसकी वजह से एक डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक कंसर्न है और एक एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस है। तो इसका एलैबोरेट करूँ तो इसमें मेरे को क्या करना है, पहले तो इसमें मेरे को क्रॉपिंग पैटर्न में बता दूंगा कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है। इंडिया का क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, ये भी तो हमको बताना पड़ेगा ना कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, किसकी वजह से दिक्कत हो रही है। क्रॉपिंग पैटर्न बताते ही तुम बता दो कि क्या इंपैक्ट है, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट बता दो, ठीक है। 1 मिनट यार, तीसरा बता दो एनवायरमेंटल इंपैक्ट, चौथा इसके अंदर बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आपको एक वे फॉरवर्ड तो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपसे चैलेंज पूछे हैं एंड यू आर एन एग्जामिनर माय फ्रेंड। आप बनने वाले हो 2-3 साल में, या कहीं भी झांसी के या किसी के DM। तो प्रॉब्लम तो यार हमारे देश के लोगों की आदत है, प्रॉब्लम तो हर कोई देख लेता है अनफॉर्चुनेटली, बट ये वे फॉरवर्ड है ना, ये हर कोई नहीं दे पाता। तो मैं चाहता हूँ ये आप दो मेरे भाई एंड मेरी बहन, मैं चाहता हूँ ये आप दो वे फॉरवर्ड, तो ज़रूरी है इस आंसर में देना। तो देखो, ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर हैज़ बीन राइज ऑफ मोनोकल्चर ऑफ पैडी एंड व्हीट क्रॉप्स इन सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया। मैंने इंट्रो बता दिया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ना मोनोकल्चर आ गया है सर्टेन क्रॉप्स का। इसको कहते हैं कंटेक्चुअल इंट्रो, ठीक है। वो मेरे से पूछ रहा है कि स्क्यूड एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप ने क्रॉपिंग पैटर्न कर दिया, तो मैंने कंटेक्चुअल इंट्रो दे दिया कि भाई क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था जिसके अंदर अपने पैडी वीट को प्रमोट करा, वो भी सर्टेन रीजन में। तो मैंने देखो एक डायग्राम में बता दिया, हरियाणा पंजाब रीजन, महाराष्ट्र रीजन। महाराष्ट्र में मेरे को ये करना चाहिए था, मेरे को थोड़ा बताना चाहिए था यहाँ पे कॉटन बेल्ट, यहाँ पे शुगर केन बेल्ट मेरे को लिखना चाहिए था, क्योंकि एग्जामिनर मान लो थोड़ा बोले कि यहाँ पे भी क्या चावल गेहूँ है क्या, तो मेरे को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। एंड इधर मेरे को हरियाणा पंजाब में वीट राइस लिख देना चाहिए था। अब देखो स्क्वीड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, इसको मेरे को ऐसे बॉक्स में डाल देना चाहिए था। राइस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट एरिया फॉर एनी क्रॉप इन टोटल कल्टीवेट लैंड, ठीक है। ये मैंने एक ही राइस को 2 बार खोला है। ये मैं स्क्वीड पैटर्न बता रहा हूँ कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट लार्जेस्ट एरिया है किसी भी क्रॉप का हमारे देश में। रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टिल ग्रोन इन वाटर डेफिसिट रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। वीट सेकंड लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ राइस, डोमिनेंट क्रॉप इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, शुगर केन वाटर गजलिंग क्रॉप ग्रोन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन, ग्रो इन महाराष्ट्र ब्लैक सॉइल रीजन। तो मैंने इसमें बता दिया क्या हमारा स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न है, जिसमें मैंने राइस की बात कर दी, मैंने वीट की बात कर दी, मैंने शुगर केन की बात कर दी। अब देखो इसमें नॉर्मल है, कुछ नहीं है, +1 एक बंदा नंबर ले जाएगा जो इसमें थोड़ा डेटा दे देगा। मेरा डेटा कितना वो है यार, वीक है बहुत डेटा कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइस के लार्जेस्ट एरिया है। वीट में मैं कह रहा हूँ सेकंड लार्जेस्ट कल्टीवेशन एरिया, नहीं, आप डेटा लिख दो कि इंडिया का मान लो टोटल कल्टीवेटेड लैंड इतना है x किलोमीटर स्क्वायर, उसमें से किलोमीटर स्क्वायर में नहीं होता, हेक्टेयर में होता बाय द वे। उसके अंदर उसमें क्या कहते हैं आपका 0.y% या फिर आपका x% में से आपका 37
37 हेक्टेयर स्क्वायर आपका राइस के अंदर है, या आपका 58 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर आपका वीट के अंदर है, ये जो डेटा दे देगा ना वो एक नंबर ले जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू एडिशन जो कि अब आपको करना है। चलो, सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस मैंने बता दिए। ये मतलब हेडिंग हो गई मेरी दूसरी, तो मैंने इसमें बता दी वल्नरेबल टू डिमांड सप्लाई वॉलेटिलिटी। इसको मेरे को ढंग से बताना चाहिए था, क्या मतलब होगा मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा इसका। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ये हो जाते हैं कि स्क्वीड क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा, ठीक है, तो दूसरी जो क्रॉप्स हैं शायद उनका इसके दो तीन मतलब निकल रहे हैं यार, तो आपको ज़रूर एग्जांपल देना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी एग्जांपल देना। एक मिनट यार, मैं पानी पी लूँ थोड़ा, एक मिनट बस। यार एक्चुअल में ना वीडियो में लाइव बनाता हूँ एक ही शॉट में, तो एंड इस वजह से थोड़ा हो जाता है। सो ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हो गए। उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस के अंदर मैंने बात करी कि वल्नरेबल टू डिमांड सप्लाई वॉलेटिलिटी। ये डिमांड सप्लाई वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है ना, अगर बाई चांस मान लो बारिश वारिश आ जाए तो एकदम महंगी हो जाती है, तो डिमांड सप्लाई का बहुत सप्लाई एकदम कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाते हैं, तो डिमांड सप्लाई की बहुत दिक्कत है। तो ये पॉइंट बिल्कुल मैच नहीं हो रहा इससे, तो गलत है। डिक्लाइन इनकम नॉट शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप लाइक हॉर्टिकल्चर, ये एक सही पॉइंट है कि स्क्यूड क्रॉप की वजह से जो फार्मर अभी चावल गेहूँ उगा रहे हैं ना, वो हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे। हॉर्टिकल्चर मतलब टमाटर की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती, इनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 70% एग्री हाउस होल्ड स्पेंड मोर देन वट दे अर्नड। ये बहुत सही डेटा है कि जो आपके 70% जो कृषि घर हैं वो 70% घर जितना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, उनको नहीं मालूम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डेटा था। डिक्लाइन इनकम, फार्मर सुसाइड रेट्स की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन देखो मैंने बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स नहीं डाले मैंने सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में, ठीक है, कि क्या कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं। मैंने लिख दिया बस फार्मर सुसाइड्स कर रहे हैं। अरे फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं भाई, मतलब तुम्हारा स्क्यूड पैटर्न है तो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं क्या? एंड फार्मर तो ज़्यादा हमको मालूम है कहाँ सुसाइड करते हैं, हरियाणा पंजाब में तो फिर भी फार्मर का सुसाइड रेट कम है, तो मेरा पॉइंट ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। समझ रहे हो आप? ऐसे तो फिर क्यों नंबर मिलेंगे भाई मेरे को? सिंपल सी बात है, इसने कितने नंबर दिए सर ने? 4 नंबर, पता नहीं क्यों दे दिए, मेरे को लगता नहीं है कि इसमें मेरे को मिलने चाहिए थे। तो पॉइंट्स मेरे गलत हैं, ये पॉइंट्स मेरे सही है, 3 में से मेरे 2 पॉइंट गलत है, ठीक है। एंड मेरे को कुछ शेम नहीं है बताने में, क्योंकि मेरे को यही करना है। एनवायरमेंटल वाटर टेबल डिक्लाइनिंग, बिल्कुल मैंने बता दिया। हरियाणा पंजाब में इसमें डेटा कहाँ है? डेटा देना चाहिए था, मिसिंग, मेरे को डेटा मालूम भी है, तो ये पॉइंट भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। मोनोकल्चर बढ़ रहा है तो थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी है, कैसे भाई मोनोकल्चर से वजह से थ्रेट हो रहा है? तुम लिख दो ना पेस्ट अटैक हो सकता है, तो मेरे को लिखना था, ठीक है, तो ये भी पॉइंट अधूरा है। पुअर न्यूट्रिशनल मिनरल्स एंड सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इस पॉइंट्स को भी ढंग से मैं लिख सकता था। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ड्यू टू मोनोकल्चर ये हो सकता था। बेसिकली मैं बताऊँ इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो गई, इसको देखो यहाँ तक, ये क्वेश्चन की मेन डिमांड थी भाई, और मैंने इसको कहाँ पे एड्रेस कर दिया, तो इसको कहते हैं, ये देखो ये बहुत सही चीज़ मिल गई। मैंने जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी ना, उसको मैंने भाई एक पेज पे भी 50% में एड्रेस कर दिया, तो मेरे को क्यों नंबर मिलेंगे? वाई मार्क्स? तो यही गलती हो रही है। अगर अब मेरे को इसको बनाना पड़ता ना इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको इंट्रो देता। अब मैं क्या करता, इधर सिंपल से बताता स्क्यूड पैटर्न, ठीक है। स्क्यूड पैटर्न को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, जिसको मैंने एक्सप्लेन करके अपना पेज खत्म कर दिया, बस मैं इधर एक मैप बना देता भारत का, ठीक है। यार मैप अच्छा नहीं बन पाया, बट मेरे को लगता है ठीक है, ज़्यादा ही आ गया थोड़ा अपने पास लैंड, अच्छी बात है ना। स्क्यूड पैटर्न अखंड भारत, ठीक है, तो स्क्यूड पैटर्न हो गया, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता यहीं पे। अब मैं यहाँ पे दूसरा बताता सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फिर मैं तीसरा बताता आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, चौथा मैं बताता आपका वे फॉरवर्ड, बहुत ज़रूरत थी जो कि मैंने नहीं दिया, ठीक है, फिर मैं देता कंक्लूजन, ये बनता। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये नीड नहीं था, इसको मैं काटता हूँ, ये नहीं है नीड, इसकी नीड नहीं थी, तो जो मैंने पेज ख़राब कर दिया। यहीं पे देखो नॉलेज की कमी तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या किसी के पास भी नहीं है, मतलब नॉलेज की कमी नहीं थी, मेरे को क्वेश्चन आता था, मेरा मतलब ये है, बट स्टिल मैंने डायमेंशन ढंग से नहीं बोला, मैंने क्वेश्चन को ढंग से एड्रेस नहीं करा, तो उसकी वजह से मेरा इतना पेज खराब हो गया, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना देता, बस इतना काम हो जाता। स्क्यूड पैटर्न का मेरे को बस ये दिखाना था। एंड उसके बाद सोशो इकोनॉमिक कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न, तो ये मैं अगर थोड़ा ऊपर दिखा देता तो थोड़े ढंग से भी दिखाता, एनवायरमेंट भी दिखाता, और इधर मेरा एक क्या नाम है उसका, वे फॉरवर्ड भी आ जाता। अब देखो इसमें मैंने कंक्लूजन में क्या बोला, मूविंग टुवर्ड्स क्लाइमेट रेलेवेंट क्रॉप्स विच आर सस्टेनेबल टू एनवायरमेंट विच कैन इंक्रीज द फार्मर इनकम इज द नीड ऑफ आर, हैंस रेनबो रेवोल्यूशन इज द वे फॉरवर्ड। रेनबो रेवोल्यूशन इज अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन विच यू कैन डू। पहले हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने सिर्फ कुछ रीजन पे और कुछ क्रॉप्स पे फोकस करा था, तो रेनबो रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन होने वाला है इंडिया में, ठीक है,
जिसमें हम सारे रीजन्स और सारी क्रॉप्स पे फोकस करेंगे जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा। तो ये हम डाल सकते थे। तो बेसिकली जो मैं दिखाना चाह रहा था वो मेरे को लगता दिख गया कि देखो कैसे आप गलत कर सकते हो कोई क्वेश्चन। एंड सैड बात कि एग्जामिनर ने मेरे को यहाँ पे 4 नंबर दिए जो कि नहीं देने चाहिए थे। तो इसलिए अब आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कि सेल्फ एवेल्यूशन क्यों ज़रूरी है। सेल्फ एवेल्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई एग्जामिनर, क्या नाम है इसका, ये जो आपका इवेल्यूएटर है फॉरम आईएएस का या फिर किसी भी कोचिंग का, ठीक है। एंड फॉरम आईएएस इज़ डेफिनेटली वेरी गुड कोचिंग। ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है ग्रजेस, मैं उन्हीं के टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। तो जो इवेल्यूएटर होते हैं, चाहे फॉरम हो, चाहे विजन हो, चाहे वाजीराम हो, चाहे अंडरस्टैंड हो, ठीक है, जितने इवेल्यूएटर होते हैं ना भाई वो बीच में बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा भाई लड़के ने शुरू के 2-3 आंसर तो एकदम ज़बरदस्त लिख दिए, ठीक है, तो चलो चलो जल्दी जल्दी निकाल दो, फास्ट, आगे के आंसर फास्ट हो जाते हैं। हो सकता है आपका एग्जामिनर भी ऐसे बायस्ड हो, बट मेरे को लगता है एग्जामिनर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन उनको आपके नंबर काटने ही है। तो ये देखो फास्ट करके हमको जल्दी जल्दी से करके आगे निकल गए। तो अब इतनी बड़ी मेरे को प्रॉब्लम नहीं मालूम थी, मेरे को भी आज ही पता लगी है मेरे आंसर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि मैंने डिमांड ही एड्रेस नहीं करी है, गलत डिमांड हो गई। तो मेरे को क्यों नंबर मिलेंगे, मेरे को इसमें 10 में से 2 मिलेंगे और ये देखो एग्जामिनर ने मेरे को बताया नहीं। सो दिस इज़ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि सेल्फ इवेल्यूशन को छोड़ के अगर कोई भी आपकी इवेल्यूशन 20 क्वेश्चन की कर रहा है तो वो गार्बेज है, पैथेटिक है। सो सेल्फ इवेल्यूशन इज़ द किंग माय फ्रेंड, यही आपको करनी है सेल्फ इवेल्यूशन, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है तो मैं इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लाइक करते हैं ना मेरा चैनल उतना ज़्यादा यूट्यूब एल्गोरिथम, लेट द एल्गोरिथम नो कि कोई बंदा यहाँ पे जेन्युइन मेहनत करके एस्पिरेंट्स की मदद कर रहा है, ठीक है। एंड भाई दुआ भी देना यार क्योंकि मैं भी अभी एस्पिरेंट ही हूँ यार, मेरे को भी सिलेक्शन लेके निकलना है दोस्त। एंड आई वांट कि जो मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे को सिखाने में बहुत लोगों का हाथ रहा है, सेल्फलेस एस्पिरेंट मेरे जैसे ही, उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है। तो बस मैं यही कर रहा हूँ कि आगे जो मेरी कम्युनिटी है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड होपफुली मैं भी सेलेक्ट हो जाऊँ यार जल्दी। इनकेस अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं और ज़्यादा ढंग से आप लोगों को समझा पाऊँगा, ठीक है, और ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर पाऊँगा, बिकॉज राइट नाउ आई हैव माई ओन कमिटमेंट। एंड चौथा भाई PYQ एनालिसिस वाली वीडियो देख लो, ठीक है, बहुत काम की होने वाली है। सो